मैंने एक रिश्ता तलाश किया है, नाश्ते की मेज पर बर्तन समेटते हुए राइमा ने कहा। मैंने अखबार पर से नजरें हटाकर उसे घूर कर देखा, फिर दोबारा पेपर पढ़ने लगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? राइमा दोबारा बोली तो मैंने पेपर लपेटकर एक तरफ रख दिया। अरे, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल है और कुछ महीने तो हुए हैं। माना कि अभी हमारी औलाद नहीं है, लेकिन पत्नी साहिबा, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मुनासिब वक्त आने पर हमें औलाद भी दे देगा। तुमने इतनी जल्दी ही हार मान ली? हाय रे, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? राइमा ने हैरानी से मुझे देखा। भाई, तुम ही तो कह रही हो तुमने रिश्ता तलाश किया है, यानी अपने हाथों से मेरी दूसरी शादी करवा रही हो। क्या कहना तुम्हारा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, ऐसा हौसला भी किसी किसी में होता है। मैं उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह भी अब मेरे लहजे में छुपी शरारत भाप गई। आपसे तो कहना ही फजूल है। मैं कह रही हूँ, मैंने सुहेल के लिए रिश्ता देखा है। सुहेल के लिए? लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्यों क्या? सुहेल शादी नहीं करनी या यूँ करेगा नहीं? उसने कुछ मेरे यूँ पूछने पर चिढ़कर उल्टा मुझसे ही सवाल कर डाला। ओहो भाई, मेरा मतलब है तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो उसकी शादी की फिक्र में? जाहिर है जो करना है हमें ही करना है, हमारे सिवा उसका है कौन? और उसने ठंडी सांस भरकर कहा तो मुझे हंसी आ गई। अरे भाई, सलामत रखे उसके चचा चाची को, कोई 3 खूबसूरत कजिन्स और उसके डरावने हस्बैंड को, इतने ढेर सारे लोगों के होते हुए वह अकेला कैसे हो सकता है? और वैसे भी उसकी चाची आजकल उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मैंने उसे तसल्ली देनी चाहिए। बस ढूंढ लिया रिश्ता उन लोगों ने। 1.5 साल हो गया लड़की तलाश करते हुए, अभी तक तो मिली नहीं। जाने किस हीरे की तलाश है उन्हें। मेरा तो ख्याल है ये सब ड्रामाबाजी हो रही है। अरे, वह लोग सुहेल की कमाई से छुटकारा ही नहीं चाह रहे, वरना अब तक एक छोड़ 10 लड़कियां मिल चुकी होती। राइमा ने साफ साफ सारी बातें कही, जिससे मैं भी दिल में ही दिल राजी हो गया। बस अब आज ही जाएं सुहेल के ऑफिस और उसकी राय लें। लड़की हमारी कॉलोनी में ही रहती है। बाप रिटायर्ड कर्नल है, खाते पीते लोग हैं, 3 भाइयों की इकलौती बहन। उनकी बस एक ही शर्त है कि लड़का पढ़ा लिखा और शरीफ हो। और हमारे सुहेल में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं, लेकिन एक एडिशनल खूबी उसकी खूबसूरती भी है। वह तो जैसे पक्का इरादा किए बैठी थी कि रिश्ता अब उसका वहीं कराना है और शादी करा के ही दम लेगी। अच्छा भाई, करूँगा बात। तुम ये सारे हालात और शर्तें मुझे लिख कर दे दो। करूँगा नहीं, आज ही जाओगे, समझे? अरमान, आपकी छुट्टी भी है। सुहेल के ऑफिस चले जाइए, वरना घर जाकर यह सब बातें नहीं हो सकती। उसने इतनी जिद की कि मुझे जाना ही पड़ा। वैसे भी वो मेरा जिगरी यार जो ठहरा। सुहेल मेरे बचपन का दोस्त था। बहुत छोटी उम्र में उसकी मम्मी पापा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके परवरिश उसके चाचा चाची ने की, लेकिन बड़ा होने पर उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई के खर्च ट्यूशन्स करके पूरे किए, बल्कि अपने चाचा की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां कहे बगैर अपने सर भी ले ली। वह पूरे तौर पर सेल्फ मेड इंसान था। बीकॉम करने के बाद उसने जॉब कर ली। जॉब के साथ ही साथ उसने एमबीए भी किया। इस तरह बहुत सा कठिन वक्त अपनी हिम्मत से गुजारने के बाद कामयाबियां उसके कदम चूम रही थी। और आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जबरदस्त काम भी कर रहा था। मसला सिर्फ एक ही बाकी था, जिसके लिए आज मेरी बीवी ने मुझे उसके पास धकेला था। और अब आधे घंटे से सुहेल के केबिन में मैं बैठा उसका इंतजार कर रहा था, जो किसी मीटिंग में शरीक होने के लिए गया था। और जब थककर मैं उठने लगा तो वह चला आया। मुझे देखकर उम्मीद के मुताबिक उसने मेरे से खुशी के साथ हाथ मिलाया। हाल चाल पूछने के बाद मैं डायरेक्ट अपने मसले पर आ गया। और सुनाइए यार, अपनी शादी का लड्डू कब खिला रहा है? कैसी शादी? कहाँ के लड्डू? इस वक्त तो काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। एक बॉस आया, वह भी इतना सख्त। बहुत मुश्किल है ऐसे टेढ़े बंदे के साथ काम करना। एक ठंडी सांस भरकर उसने बॉस की बात बताने शुरू कर दी। अरे बात सुन यार, मैं तेरे बॉस के जुल्म सितम की कहानी सुनने नहीं आया हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुझसे। मैंने तंग आकर उसे टोका। अच्छा, क्या ज़रूरी बात है, बता। अभी मैंने अपने होठ खोले ही थे कि चपरासी एक लिफाफा लेकर उसके पास आया। उसने उलट पुलट कर लिफाफे को देखा, फिर कुछ हैरान होकर लिफाफा खोलकर अंदर का पेज निकाला। मैं चुपचाप उसके फारिग होने का इंतजार करता रहा। वह जैसे जैसे पन्ना पढ़ रहा था, उसके चेहरे के
रंगत बदल रही थी। क्या हुआ सुहेल, खैरियत तो है? मेरे से पूछे बगैर ना रहा गया। हाँ, उसने चौंक कर देखा। कुछ नहीं यार, कहकर मुझे तसल्ली दी। वह कागज का टुकड़ा अपनी जेब में डाला और मुझे हैरत हुई कि वह सचमुच कुछ छुपा रहे। अच्छा, तेरी भाभी ने तेरे लिए एक पैगाम दिया है। मैं दोबारा अपनी बात पर आ गया। हाँ 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 अरमान, जरा 1 मिनट रुको यार, उसने दराज खोलते हुए कहा। साफ तौर पर वह कुछ गैर हाजिर दिमाग लग रहा था। उसी लम्हे उसका चपरासी चाय ले आया। उसने चपरासी से कहा, सुनो। पियोन के रुकने के इशारा करते ही उसने दराज से एक चेक बुक निकाल ली और एक चेक साइन करके उसे थमाया। साथ ही एक चिट पर भी कुछ लिखा। यह चेक इस पते पर भिजवा दो। उसने दोनों चीजें चपरासी को थमाई। चपरासी जब चेक लेकर चला गया तो मैंने पूछा, क्या मामला है, कोई बात तो नहीं? भाभी कहाँ है, घर में या मैके में? उसने पूछा। घर पर ही है। क्यों? यार सुन, तुझे मेरा एक काम करना है, असल में तुझे और भाभी को। तो बोल, क्या काम है? मेरा रिश्ता लेकर जाना है। उसने ठहर ठहर कर गया। क्या, तेरा रिश्ता? 5 मिनट पहले तक तो तुझे शादी की फुर्सत तक नहीं थी, अब अचानक रिश्ता भेज रहा है? चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं, बस अकेले रहते रहते थक गया हूँ। अब घर बनाकर चांद सी दुल्हन लाना चाहता हूँ। वह थोड़ा शरारती हुआ। लड़की कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है? तेरी उससे मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? अब तूने ये सारी बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने ताबड़तोड़ उस पर सवाल डाल दिए। सवाल तो सब अच्छे हैं, लेकिन अफसोस है एक के सिवा किसी का जवाब नहीं मालूम। रहती तो वह इसी शहर में है। कौन है, कैसी है, भाभी मुझे बताएंगी, क्योंकि मेरी तो अब तक उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर होती तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वह कुर्सी से सिर टिकाकर रिलैक्स हो गया। चक्कर तो जरूर है, तू ना बताना चाहे तो अलग बात है। खैर, इस वक्त तो मुझे पता बता। मैं और रहीमा आज शाम को ही जाएंगे। अब वह मुझे पता समझाने लगा। बस अब खूब अच्छा इंप्रेशन डालना उन लोगों पर। थोड़े दिन पहले चाची वगैरह भी गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब सारे मामले को संभालना तुम्हारा काम। इतनी तारीफें करना कि मेरी कि लोग इनकार ना कर सके। सुहेल ने कहा तो मैं हंस पड़ा। खैर, इसकी तो फिक्र मत कर। राइमा के भाई हाथ का काम है। वैसे भी झूठ बोलने में उसकी काफ़ी उस्तादी है। मैंने उठते हुए कहा तो वह भी हंस पड़ा। मैं राइमा को लेकर शाम को ही वहाँ गया। मेरे ख्याल से उलट के लोग थे वो लोग। लड़की के बाप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे, शरीफ और मिलनसार। राइमा ने अपनी सारी ताकत झोंककर सुहेल का मुकदमा लड़ा और रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक निकला। उन्होंने रस्मी तौर पर सोचने की मोहलत मांगी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही सुहेल के बारे में पूरी छानबीन कर लेने के बाद उन्होंने हाँ भी कर दी। शादी की दोनों को जल्दी थी। सुहेल ने दहेज के नाम पर कुछ भी लेने से बिल्कुल मना कर दिया। साफ सुथरे इलाके में मुनासिब मकान उसने पहले से ही ले लिया था। शादी के बाद दुल्हन को इसी घर में रहना था। कुछ छोटी मोटी तैयारियों के बाद सादगी से शादी हो गई। सुहेल के चाचा चाची इन तमाम बातों को आगे बढ़ने पर हक्का बक्का रह गए। दुनिया दिखावे को उन्होंने शादी में शिरकत की तो सही, लेकिन सारा इंतजाम मैंने और राइमा ने ही संभाला। राइमा इस शादी पर बेहिंता खुश थी। दुल्हन का नाम था नीरा। राइमा को वह बहुत ही पसंद आई। खुश तो मैं भी बहुत था, लेकिन इस सारी शादी में कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा था जो सुहेल मुझसे छुपा रहा था। और मेरे अंदर खोज वाली तबीयत हमेशा से ही बहुत है, इसलिए मैं एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था। उस दिन मेरी ऑफिस में मौजूदगी में जो खत आया था उसी को पढ़कर सुहेल ने झटपट शादी का फैसला किया था। अब इस खत में क्या था, यह खत भेजने वाले को मालूम था या सुहेल को? मैं मुनासिब मौके के इंतजार में था। सुहेल और नीरा हनीमून के लिए निकल रहे थे। जाने से एक दिन पहले मैंने उन्हें रात के खाने पर इनवाइट किया। दोनों तैयार होकर सूरज छिपते ही पहुंच गए। दोनों कितने खुश थे इसका अंदाजा तो उनके खिले चेहरे को देखकर ही हो रहा था। उन दोनों के यूं बेफिक्र देखकर मैं और राइमा भी दिल से खुशी महसूस कर रहे थे। साथ ही अपनी शादी के शुरू के दिन भी याद आ रहे थे। खाने के बाद चाय का दौर चला और तब मैंने सुहेल को घेर कर वो खत वाला मामला पूछ ही डाला। मेरी बात सुनकर नीरा और सुहेल दोनों को ही बड़ी जोरदार हंसी आई, जबकि राइमा टुकुर टुकुर हम सबको देख रही थी। उससे मैंने अब तक यह सारी बातें छुपा रखी थी। मैंने तो कम से कम शादी तक सब्र कर लिया। अगर मेरी जगह वो होती तो नीरा के घर तब तक न जाती जब तक पूरी बात उसे पता न चल जाती। क्यों जनाब, बता दूं इजाज़त हो तो? सुहेल ने नीरा की ओर देखकर पूछा। जवाब में नीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी।
मुस्कुराहट अभी भी उसके लबों से उमड़ रही थी। सुहेल ने अपना पर्स निकालकर वह पेज उसमें से निकाला और मुझे थमा दिया। शुरू की लिखावट देखकर तो मैं सटपटा ही गया। नोटिस बनाम हरजाना। जनाब सुहेल साहब, 26 मई को आपकी चाची रिश्ते की गरज से हमारे घर आई। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरे पापा सरकारी मुलाजिम हैं। हम लोगों ने अपनी ताकत से बढ़कर आपके रिश्तेदारों की खातिर की, जबकि उन्होंने आने से पहले अपने प्रोग्राम से हमें खबरदार कर दिया था। इसलिए समोसे, बोतल, चिकन पेटिस, केक, चाय, फ्रूट और दूसरी चीज़ों से उनकी खूब खातिरदारी की और इसमें करीब 550 रुपये का खर्चा आया। मैं और मेरी बहन एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं। उस दिन हम दोनों ने छुट्टी की। एक छुट्टी पर सैलरी में से 100 रुपये कटते हैं। यूँ और 200 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। 8 दिन बाद आपकी चाची अपनी एक बेटी के साथ आई। यही सारा खर्चा उस दिन भी उठाना पड़ा। फिर 15 दिन बाद फ़ोन पर प्रोग्राम सेट करके अपनी तमाम बेटियां और उनके बच्चों को लेकर आई। इस बार खाने का इंतजाम भी करना पड़ा, जिस पर 1000-1200 का खर्च आया। छुट्टी के बंद में इस बार भी 200 रुपये की कटौती हुई। दूसरे, आपके भांजे भांजियों ने खेल कूद के दौरान ड्राइंग रूम में सजे गुलदान भी तोड़ डाले, जिनकी कीमत 300 रुपये थी। यह तमाम घाटे मेरे माँ बाप को गंवारा थे, लेकिन फिर हुआ यह कि 3 दिन के बाद आपकी चाची ने इनकार कहलवा दिया। मेरे माँ बाप सब्र करके खामोशी से बैठ गए। लेकिन जनाब सुहेल साहब, मैं और खामोशी नहीं सह सकती। आपके घर वालों को अपनी हैसियत से बढ़कर खातिर करने का नतीजा यह निकला कि हमने बाकी पूरा महीना दाल रोटी से गुजारा। लड़के वालों ने यह अच्छा तरीका अपना लिया है कि होटलिंग का दिल चाहा तो किसी लड़की के घर रिश्ता देखने चल पड़े, जहाँ न सिर्फ तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेगी, बल्कि बेतहाशा इज्जत भी ज़्यादा मिलेगी। अक्सर लोग इसके हकदार भी नहीं होते। लड़की के घर वाले जितनी इज्जत लड़के वालों के देते हैं, उन्हें और फैला देते हैं। बहरहाल यह लंबा सब्जेक्ट है, इसे यहीं ख़त्म करिए। ना तो हमारा घर होटल है और ना हम इतनी ताकत रखते हैं कि बिना वजह पराए लोगों के लिए अपने खून पसीने की कमाई लुटाएं। मेहरबानी करके हमारा नुकसान पूरा कीजिए, जो करीब करीब 3000 रुपये का हुआ है। और जहाँ तक बात है इज्जत के नुकसान की, तो वह तो नुकसान हुआ ही है, जिसकी भरपाई कोई चीज़ नहीं कर सकती। खत पढ़कर मैंने हैरत से नजरें उठाकर दोनों को देखा। नीरा खामोशी से अपने हाथों को ताक रही थी और सुहेल उसे। मैंने खत अब राइमा को बढ़ा दिया। लो, यह थी सारी कहानी। सुहेल ने देखते हुए मुस्कुराया। मैं क्या करती अरमान भाई। उस दिन मुझे इतना ज़बरदस्त गुस्सा आया कि मैंने बगैर सोचे समझे यह खत लिखकर पोस्ट कर दिया। जब सोचने समझने के काबिल हुई तो अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया, मगर क्या करती। तब तक तो यह सुहेल तक पहुंच गया था। नीरा कुछ झेपे झेपे लहजे में बोली, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था। राइमा ने दिल से नीरा की हिम्मत को दाद दी। और मैं इन सबको हंसता मुस्कुराता देखकर जहाँ उन लोगों की खुशियों की दुआ कर रहा था, वहीं यह भी सोच रहा था कि नीरा इस सारे मामले में इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि सुहेल मिल गया, जिसने उसके हर नुकसान की भरपाई कर दी, अचानक एक फैसला करके। माली नुकसान की भरपाई तो बहुत छोटी थी, लेकिन इज्जत, वो इस तरह हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन रात ऐसी मुसीबतों का सामना करने पर मजबूर हैं। सिर्फ यही सोचकर बार बार अपने इन बदसूरत रवैयों का निशाना बनने वाले लोगों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा।